हेलो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए कैपिटल एसेट। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जा रहे हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरफ आए हैं। पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत से यहाँ क्या तात्पर्य है? देखिए, नॉर्मली अगर हम प्राप्त करने की लागत के बारे में यदि बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जितने में हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं वही इसे प्राप्त करने की लागत मानी जाती है। लेकिन हर बार हमारे पास कोई असेट खरीदने से ही आए ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ संपत्तियाँ उपहार में मिल जाती है, वसीयत में मिल जाती है, या मान लीजिए हम पार्टनरशिप फर्म में हैं तो उसके विघटन होने पर संपत्तियों के वितरण के रूप में मिल जाती है। कंपनी के द्वारा समापन की स्थिति में वितरण करने पर शेयर होल्डर्स को मिल जाती है। इसी तरीके से संपत्ति अगर खरीदने के अलावा भी किसी अन्य तरीके से आई है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, यहाँ हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है क्रय की गई संपत्ति की लागत। यदि कोई संपत्ति करदाता द्वारा क्रय की गई है तो उस संपत्ति का क्रय मूल्य ही उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत माना जाएगा। इसमें उस संपत्ति को खरीदने के फलस्वरूप दी जाने वाली दलाली, स्टैंप ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क, वकील की फीस, संपत्ति की स्थापना के व्यय आदि भी शामिल किए जाते हैं। यदि उस असेट को एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी यदि कोई चार्जेस आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी यदि कोई आए हैं तो वो भी उस संपत्ति की कॉस्ट में ही शामिल किए जाते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है पूर्व स्वामी की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। यदि करदाता ने किसी संपत्ति को उपहार में, वसीयत के अंतर्गत, उत्तराधिकार के कारण, कंपनी के समापन पर, संपत्तियों के वितरण के कारण, किसी खंडनीय अथवा अखंडनीय ट्रस्ट को होने वाले हस्तांतरण के अंतर्गत, एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत यदि प्राप्त किया है तो उस संपत्ति की लागत वह राशि होगी जिस पर उस संपत्ति के भूतपूर्व स्वामी ने उसे प्राप्त किया था। यानी कि जो उसका प्रीवियस ऑनर था उसने उसको जिस कॉस्ट पर प्राप्त किया था वही उसकी लागत मानी जाएगी। यदि भूतपूर्व स्वामी द्वारा उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत का पता नहीं लगाया जा सकता तो जिस दिन भूतपूर्व स्वामी ने उस संपत्ति को प्राप्त किया था उस दिन का बाजार मूल्य उस संपत्ति की लागत माना जाएगा। देखिए, यहाँ भूतपूर्व स्वामी से क्या आशय है? भूतपूर्व स्वामी से आशय उस अंतिम भूतपूर्व स्वामी से है जिसने संपत्ति को किसी भी ऐसे तरीके से प्राप्त किया, यानी कि उसने खरीदा नहीं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लें तो मान लीजिए ए ने संपत्ति को खरीदा तो उसका बायर कौन हुआ? ए। उसने उसे बी को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। बी ने सी को गिफ्ट कर दिया। सी ने एक्स को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, हमने क्या देखा? ए ने खरीदी, बी को गिफ्ट किया, बी ने सी को गिफ्ट किया, सी ने एक्स को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब एक्स भी यदि उस संपत्ति को ट्रांसफ़र करता है तो एक्स के लिए पूर्व स्वामी ए भूतपूर्व स्वामी होगा तथा ए की लागत एक्स के लिए प्राप्त करने की लागत मानी जाएगी। यानी कि जो उसका ओरिजिनल बायर रहा वही उसका भूतपूर्व जो है वो मालिक माना जाएगा। अगला आता है 1 फरवरी 2018 से पूर्व दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के रूप में प्राप्त समतांश, समता उन्मुखी पारस्परिक कोष की इकाइयों या व्यावसायिक प्रन्यास की इकाइयों को प्राप्त करने की लागत क्या होगी? तो देखिए, सेक्शन 112A में ये जो उपरोक्त संपत्तियां हैं यदि 1 फरवरी 2018 के पूर्व में प्राप्त की गई है तथा जो करदाता के द्वारा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के रूप में अर्थात 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए यदि उसके पास रही है तो इनको प्राप्त करने की लागत किसे माना जाएगा? ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत या ऐसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अथवा पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त अथवा
अर्जित प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य, जो भी दोनों में से कम होगा वही इसकी लागत माना जाएगा। फिर आता है एकीकरण करने वाली कंपनियों के अंशों की लागत। देखिए, यदि किसी करदाता को किसी एकीकरण करने वाली कंपनी के अंश प्राप्त हुए हैं तो उसको एकीकृत होने वाली कंपनी में उसके अंशों के बदले में जारी किए गए हैं, तो उसके लिए उन अंशों को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो एकीकृत कंपनी, जो अमेलगमेटिंग कंपनी है, के अंशों के लिए थी, बशर्ते एकीकरण करने वाली कंपनी एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए। अगला हमारा आता है 1/4/2001 के उचित बाजार मूल्य को प्राप्त करने की लागत मानना। देखिए, प्रीवियसली ये हुआ करती थी 1 अप्रैल 1981। समय के साथ हमारे इसमें चेंज हुआ और अब जो हमारी ये डेट है वो है 1/4/2001 के उचित बाजार मूल्य को प्राप्त करने की लागत। देखो, यदि किसी करदाता ने कोई पूंजी संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पूर्व प्राप्त की है तो कर निर्धारण वर्ष 18-19 से वह चाहे तो उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य को मान सकता है। वापस समझिए, यदि करदाता ने किसी पूंजी संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 के पहले प्राप्त किया है तो कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से उसको ये एक बेनिफिट दिया गया है, ये उसको एक मौका दिया गया है आयकर अधिनियम में कि वो चाहे तो संपत्ति को प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य को मान सकता है। लेकिन यदि किसी करदाता ने कोई पूंजी संपत्ति 1 अप्रैल 1981 के पहले प्राप्त की है तो वह कर निर्धारण वर्ष 2017-18 तक चाहे तो उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल 1981 का बाजार मूल्य मान सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। हम जिन भी पूंजी संपत्तियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक चीज़ आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है कि ऐसी संपत्तियां जिस पर असेसी को डेप्रिसिएशन की छूट प्राप्त होती है उनके संबंध में करदाता 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य प्राप्त करने की लागत को जो है वो नहीं मान सकता। यानी कि जो डेप्रिशिएबल असेट है उन पर असेसी को 1 अप्रैल 2001 की कहना चाहिए कि जो छूट है वो उसे नहीं मिल सकती। इसी तरीके से व्यापार की जो गुडविल है या ट्रेडमार्क है या ब्रांड नेम है, किराएदारी अधिकार है, इसी तरीके से मान लीजिए उसका कोई रूट परमिट है, किसी वस्तु के उत्पादन करने या निर्माण करने का या प्रसंस्करण का कोई लाइसेंस है, तो वो ये चीज़ को हम अमूर्त संपत्तियों में शामिल करते हैं। ठीक है, तो चाहे ये संपत्तियां क्रय की गई हैं या स्वअर्जित हैं, इनके संबंध में करदाता 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य प्राप्त करने की लागत नहीं मान सकता है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। डेप्रिशिएबल असेट्स पे भी 1/4/2001 का असेसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो अमूर्त संपत्तियाँ इंटेंजिबल असेट्स है वो चाहे उसने खरीदी है या क्रय की है उस पर भी उसे 1/4/2001 का बाजार मूल्य प्राप्त करने की लागत मानने का अधिकार नहीं मिलेगा। फिर आता है विदेशी ऋण से खरीदी गई संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत। यदि किसी करदाता ने कोई पूंजी संपत्ति विदेश से ऋण लेकर के क्रय की है ना, यानी कि फॉरेन लोन यदि उसने लिया है तो फॉरेन लोन से यदि ली गई एसेट है तथा उसका भुगतान उसने रुपए के अवमूल्यन के बाद किया है, यानी कि रुपीज़ में कन्वर्ट करके किया है, तो इंडियन करेंसी में जो उत्तरदायित्व करदाता का बढ़ेगा उसको भी प्राप्त करने की लागत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसके विपरीत विदेशी मुद्रा में भारतीय रुपए का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त करने की लागत को भी कम कर दिया जाएगा। अगला हमारा आता है अदृश्य संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत। व्यापार में इंटेंजिबल असेट्स भी होती हैं, जैसे ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, उत्पादन करने विधियन करने का अथवा विधियन करने का अधिकार, वस्तु को निर्माण करने का अधिकार, व्यापार की ख्याति, है ना, या इसी तरीके से किराएदारी अधिकार होता है, स्टेज कैरियर्स परमिट होता है, कर का जो हमारे लूम आर्ट्स होते हैं उनको प्राप्त करने का लाइसेंस होता है। तो इनकी प्राप्त करने की लागत क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? तो यदि ये संपत्तियां किसी पूर्व स्वामी से क्रय की गई है तो इन संपत्तियों का क्रय मूल्य इनकी लागत माना जाएगा।
और अन्य किसी भी दशा में इन संपत्तियों का लागत मूल्य शून्य माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात कि यदि ये स्व अर्जित हैं तो इनको प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाएगी। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि पूर्व मालिक ने इन संपत्तियों को यदि स्व अर्जित किया है तो भी इनकी लागत शून्य मानी जाएगी। तो व्यवसाय की ख्याति अथवा किसी वस्तु के निर्माण करने, उत्पादन करने अथवा विधियन करने का अधिकार अथवा किसी वस्तु, व्यवसाय या पेशे को संचालित करने के अधिकार की सुधार की लागत को भी शून्य माना जाएगा। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी जब हम किसी संपत्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं, अदला बदली करते हैं, जो भी हमारा रूप होता है ट्रांसफ़र करने का, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हमें असेसी की पता होना ज़रूरी है, उसके असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी पता होना ज़रूरी है। तो ये कुछ हमने इसमें ऐसी असेट्स के बारे में पढ़ा है जिसमें उसकी कॉस्ट क्या किस तरीके से हम कंसिडर करेंगे वो हमने देखा। धन्यवाद।